इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और मार्केट पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ देवेन चौकसी इस बीच जुड़ चुके हैं। देवेन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। इससे बेहतरीन समय क्या हो सकता है कि नयनतारा ने हमको एक खबर दी रिलायंस के एजीएम के रिगार्डिंग, और आप हमारे साथ हैं आज इसी भी बातचीत करने के लिए। देवेन भाई, इस बार मीटिंग में आपको लगता है कि एजीएम के अंदर ये अनाउंस हो सकता है जियो का, या फिर ये रिटेल बिजनेस को लेकर, या फिर रिटेल और जियो के ग्रोथ को, इसके एक्सपेंशन को लेकर ज़्यादा चर्चा होगी, बजाय डीमर्ज को लेकर शायद कोई डेट भी ना आए और दाम भी ना आए? तो डिम्पी, शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। थैंक यू। जो मैं समझता हूँ, हर एजीएम के अंदर काफी हद तक एक एक्सपेक्टेशन बनती है कि कंपनी कुछ अनाउंस करेगी। लाइक प्रीवियस एजीएम के अंदर कंपनी ने अनाउंस किया था नए मटेरियल सेगमेंट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन के लिए और 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये एजीएम के अंदर संभवित है कि वो जो नए मटेरियल सेगमेंट के अंदर जाने की कंपनी ने जो रोड मैप सेट की है उसके ऊपर ज्यादा बातचीत की जाएगी। कभी कमर्शियल प्रोडक्शन में आ सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा इंडिकेशन दिया जाएगा, और कैसे नए प्रोजेक्ट्स रोल आउट होंगे उसके लिए आई थिंक थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है। तो आई थिंक एक पॉसिबिलिटी गिनी जानी चाहिए। हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज का थोड़ा बहुत संकेत मिलता है कि आई थिंक फोकस विल बी मोर ऑन द न्यू मटेरियल सेगमेंट, जहाँ पे करीबन 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये संभावित है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। दूसरी चीज जिसके ऊपर हमें फोकस करना है उसके अंदर 5G का जो स्पेक्ट्रम कंपनी ने बाय किया है उसके बाद में 5G का रोल आउट कैसे रहेगा, उसके ऊपर मेरे ख्याल से आई थिंक एक थोड़ा चेयरमैन स्टेटमेंट के अंदर एक उसके ऊपर थोड़ी लाइट थ्रो की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक मेरा समझना है कि 5G के रोल आउट के साथ में एक एंटरप्राइज सॉल्यूशन का आई थिंक एक बड़ा बदलाव कंपनी के जियो प्लेटफॉर्म मॉडल के अंदर आ सकता है। तो दैट मीन्स के दोज एप्लीकेशंस जैसे एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ टेक है, फिनटेक है, गेमिंग है, मीडिया टेक है, ये जो सब एप्लीकेशन ई कॉमर्स है, ये जो एप्लीकेशंस जो कंपनी की जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की तारीख में चल रही है, वो एप्लीकेशंस को आप कैसे 5G के साथ में जुड़ के आई थिंक रोल आउट करेंगे। जैसे हेल्थ टेक के अंदर आप डॉक्टर और हॉस्पिटल को कैसे जुड़ के आई थिंक नया नेटवर्क सेटअप करेंगे, तो उसकी ऊपर एक हम सोच रहे हैं कि आ सकता है कुछ सब ये डायरेक्शन में कुछ दे विल बी थ्रोइंग सम मोर लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। So in my viewpoint, I think this is going to be a centerpiece this time around, as far as I think the announcement aspect is concerned, क्योंकि नजीक के समय के अंदर ही 5G के अंदर पैसा एलोकेट किया हुआ है उन्होंने। दूसरी तरफ देखें तो जो ऑयल एंड गैस का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन अभी काफी हद तक बढ़ के आ रहा है, और टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक इट इज आल्सो बिकमिंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर इनटू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आई थिंक एक प्रकाश दे सकते हैं कि आई थिंक कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो बिजनेस को। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिफाइनिंग बिजनेस और पेट्रोकेमिकल बिजनेस जो बिजनेसेस है उसके अंदर आगे के समय के अंदर हाउ द ग्रोथ विल बी प्लान्ड फॉर पर्पज ऑफ आई थिंक टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर डिमांड, इंक्लूडिंग जो सऊदी अरामको के साथ में जो टाइप किया गया है पीवीसी ब्लॉक्स डालने के लिए, उनके ऊपर भी शायद मेरे ख्याल से आई थिंक कंपनी कुछ चर्चा करेगी। तो उम्मीदें काफी है कंपनी के बिजनेस के ऊपर क्या क्या चीज का डिस्क्लोजर्स आ सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, इसके ऊपर इन्वेस्टर को समझना जरूरी बनता है। सो ओवरऑल आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्ले टू वॉच आउट फॉर एज फार एज एजीएम इज कंसर्न। भाई, आपने बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर करके बताया है, और उम्मीद करते हैं कुछ कुछ वैसे ही आएगा जैसे आप हमारे सामने बात रख भी रहे थे कि न्यू एनर्जी को लेकर भी काफ़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। देवेन भाई, मार्केट पे मैं वापस से लौट रहा हूँ। देखिए, मैं बाज़ार के रोज़मर्रा की चीज़ों पे तो नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन हाँ, मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चरली आपसे पूछना चाहता हूँ। इस समय मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह का अलाउ कर रहा है कि हम 20,000 21,000 की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल ही आरबीआई गवर्नर ने हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू में ये कहा कि इन्फ्लेशन पीक हो चुका है, जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था। थोड़ा ग्लोबल हेडविंड्स है, यूएस का पता नहीं, अब थोड़ा रिसेशन हो सकता है, लेकिन वैसे हमारे क्वार्टरली अर्निंग्स, अब हमारा इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक तो अंडर कंट्रोल है, जो दो मेजर कंटेंडर थे। आपको लगता है कि हम एक बड़े लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं? तो मैं हमेशा एक चीज के ऊपर ध्यान देता हूँ, इंडिया एज ए स्टोरी विच इज स्ट्रक्चरली वेरी वेरी स्ट्रांग स्टोरी।
क्योंकि एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नए पैसे खर्चे किए जा रहे हैं। 7.5 लाख करोड़ का बजट ये साल के अंदर है इन्वेस्टमेंट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और पूरे 10 साल के अंदर 1,10,000 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है इंडिया, क्योंकि इसके अंदर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में नए फंड्स आते हैं, जैसे पीएलआई स्कीम थकी नई इंडस्ट्रीज के अंदर फंड्स आते हैं, जैसे इंडस्ट्री का कारोबार बढ़ता है और एक्सपेंशन बनता है तो उसके अंदर नए फंड्स आते हैं। तो ओवरऑल इंडिया इज बिकमिंग आई थिंक ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट केस एज अ कंट्री। और जहाँ पे कंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट केस बनती है तो मार्केट कोई पीछे नहीं रहता है, मार्केट ऑन द कंट्री कंट्री से 2 कदम आगे चलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल कंपनीज के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट और जोर से बढ़ के आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक अर्निंग विजिबिलिटी एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अर्निंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे एक बढ़ के आती है। आई थिंक मेनी कंपनीज लाइक आईटी कंपनीज करीबन 15% के आसपास ग्रो कर रही है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज करीबन 20% के ऊपर ग्रो कर रही है, रिटेल क्रेडिट का कारोबार प्राइवेट सेक्टर के अंदर करीबन 25% के आसपास ग्रो कर रहा है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर करीबन 20% के आसपास ग्रोथ आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर इतना स्ट्रांग है कि मार्केट कोई भी डीप आता है या करेक्शन आता है उसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा। और आपने जो 20-21 हजार की निफ्टी की बात की है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं लगता है। ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक क्वेश्चन ये रहना चाहिए कि शायद ये साल में हो सकता है कि अगले साल में हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक इफ इट इज नॉट इन हरी तो अगले साल में होना चाहिए, एटलीस्ट मार्केट विल बी मच मोर स्टेबल। क्योंकि जहां तक मेरा समझना है कि आई थिंक मार्केट के अंदर वोलाटिलिटी कम हो तो इन्वेस्टर के लिए आई थिंक अच्छा समय हो सकता है। तो डेफिनेटली आई वुड बी वेटिंग फॉर आई थिंक द न्यूअर लेवल्स फॉर द मार्केट टू कम, एंड द फंडामेंटल्स रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रांग एंड कन्विंसिंग। आरबीआई के गवर्नर ने इन्फ्लेशन के ऊपर भी ये चीज वैलिडेट करके बताया है। तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक आउटलुक रिमेन्स वेरी प्रॉमिसिंग, इतना मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून देवेन। एब्सोल्युटली, तो बाजार एक बड़ा बेस तो बना रहा है और इस साल को इसी तरह से देख भी रहे हैं कई एक्सपर्ट्स। लेकिन वापस चलते हैं रिलायंस के एजीएम से जुड़ी हुई ये जो एक्सक्लूसिव खबर हम दिखा रहे हैं कि इसमें कई सारी क्योंकि पिछले देवेन आप कई सालों से रिलायंस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। पिछले साल की अगर एजीएम की बात करें तो वहाँ जो बड़ी एक्सपेक्टेशन बाजार को थी वो अरामको की डील की थी, वो कॉल ऑफ हुई और बहुत शार्प रिएक्शन देखने को मिला। इस बार जो लिस्ट ऑफ जो एक्सपेक्टेशन है उसमें सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन मार्केट पार्टिसिपेंट्स की क्या है रिलायंस की एजीएम से? तो जो मैंने बताया कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स देखना चाहते हैं कि कंपनी के हर बिजनेस के अंदर कैसे आप ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ ला सके, और वो ग्रोथ लाने के लिए हर इंडिविजुअल कंपनीज को कैसे इंडिपेंडेंस दे सके। जियो का बिजनेस करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास उसका रेवेन्यू बुक एनुअलाइज बेसिस पर हो चुका है, और करीबन 50,000 करोड़ के आसपास एनुअलाइज बेसिस के ऊपर उसका ईबीटा आ रहा है। ये क्वार्टर के अर्निंग के साथ में हम उसको जोड़ते हैं तो एक ख्याल आ जाता है। जो रिटेल का कारोबार है उसके अंदर करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास की रेवेन्यू बुक ऑलरेडी हो चुकी है और 15% रेट से ग्रो हो रही है। जो O2C बिजनेस है वो O2C बिजनेस के अंदर सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग बाय वे ऑफ ईबीटा, करीबन 60,000 करोड़ के ऊपर का अमाउंट आई थिंक ईबीटा के अंदर लास्ट ईयर भी आई थिंक हमने देखा था, और ये साल के अंदर भी जो रेटिंग है तो उसके हिसाब से देखें तो आई थिंक रिफाइनिंग बिजनेस का करीबन इतना ईबीटा आ सकता है करंट ईयर के अंदर। तो ईच ऑफ दिस बिजनेसेस आर बिकमिंग वेरी जायंट साइज बिजनेसेस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो एक बहुत नेचुरल फिनोमिना होता है कि ये बिजनेस इतने जायंट होते हैं तो कंपनी ये बिजनेस को अलग से लिस्ट करना चाहेगी, क्योंकि अलग से बिजनेस लिस्ट करते हैं तो एटलीस्ट आई थिंक ये कंपनी का बिजनेस का आउटलुक थोड़ा अलग से देख सकते हैं। जैसे रिलायंस जियो का आउटलुक है उसके अंदर करीबन 1 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू बेस है वो करीबन 20-25% के आसपास आई थिंक ग्रो हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इट विल इजीली बी आई थिंक 10 लाख करोड़ प्लस काइंड ऑफ अ कंपनी इफ इट गेटिंग सेपरेटली लिस्टेड। सिमिलरली फॉर जियो, सिमिलरली फॉर रिटेल, उसका भी करीबन लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास का लिस्टिंग का वैल्यूएशन मिल सकता है। तो ये सब चीज के ऊपर इन्वेस्टर ज्यादा भार देता है, और मेरे ख्याल से ये चीज के ऊपर आई थिंक एजीएम के अंदर कुछ अनाउंसमेंट आता है तो डेफिनेटली आई थिंक मार्केट वुड बी हैप्पी। अगर नहीं आता है तो कोई डिसअपॉइंट होने का कारण नहीं है, बिकॉज एज सच आई थिंक द बिजनेसेस ऑफ द कंपनी दे आर रियली डूइंग वेरी वेल। तो ये है रिलायंस के एजीएम से अनुमान। देवी जी गुड आफ्टरनून, पूजा हियर। तो अब मार्केट पर अगर वापस आए तो अब इस माहौल में सेक्टर स्पेसिफिक व्यू आपका क्या बन रहा है? कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर कि आप पॉजिटिव हैं, कहां पर आपका नेगेटिव व्यू बन रहा है? इन स्तरों पर इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह देंगे? गुड आफ्टरनून पूजा।
इन्वेस्टर के लिए आई थिंक एक बहुत अच्छी खबर ये है कि मार्केट के अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट काउंटर्स के अंदर मिल रही है, एंड आई थिंक वैल्यूएशन के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से देखें तो आई थिंक मेनी कंपनीज आर स्टिल अवेलेबल एट ए वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, कि जहाँ पे 15-20% का ग्रोथ हमें दिख रहा है प्राइस के अंदर। एनबीएफसी कंपनीज है जहाँ पे रिटेल क्रेडिट के साथ में कारोबार जुड़ा हुआ है, उनके लिए समय अच्छा है। तो आई थिंक दिस इज वन सेक्टर वी लाइक, at least those retail NBFC companies which are having fundamentally strong position with the book size, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। जो कॉर्पोरेट बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कंपनियां हैं, उनका पोर्टफोलियो बैलेंस पोर्टफोलियो होते जा रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट लेंडिंग बुक, दूसरी तरफ रिटेल लेंडिंग बुक, और एट द सेम टाइम आई थिंक दी हायर अमाउंट ऑफ थ्रस्ट इज ऑल्सो ऑन द हाउसिंग फाइनेंस, मॉर्गेज लेंडिंग के अंदर। तो ये सब चीज के ऊपर मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल आई थिंक ये सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी के अंदर भी मैं ऐसा समझता हूँ कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल का कारोबार देखें या कमर्शियल व्हीकल का कारोबार देखें, जो सेमीकंडक्टर चिप्स की जो शॉर्टेज थी, वो शॉर्टेज दूर होने से ये कारोबार अभी आगे बढ़ रहा है। और उसके साथ में जो एंसिलरी कंपनीज है, जो ये कंपनी के साथ में बड़ी कंपनी ओईएम के साथ में जुड़ी हुई है, उनका कारोबार भी उसके साथ में बढ़ रहा है। So overall, I think structurally we find merits in auto and auto ancillary business also. Housing finance business, auto ancillary business, banking, credit business. I think these are some of the important areas. IT के साथ में जो कंपनियां जुड़ी है, उसके अंदर जो स्पेशलिटी IT कंपनीज है, उनके लिए आई थिंक एक अच्छा अवसर, अच्छा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो आई थिंक सिलेक्ट IT कंपनीज के लिए भी आई थिंक समय अच्छा रहेगा। सिलेक्ट फार्मा कंपनीज के लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके अंदर जहाँ पे स्पेशलिटी जेनरिक्स या कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स के हम लोग बात करते हैं, ये प्रोडक्ट्स जो कंपनी ला रही है, उनके लिए आगे का समय के अंदर एक प्रोमिसेस अच्छे रहते हैं। तो सिलेक्टिवली मेनी ऑफ दी सेक्टर्स आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। जो न्यू मटेरियल सेगमेंट है, जैसे के अंदर हाइड्रोजन से पावर बनाना, या सोलर एनर्जी के साथ में पावर बनाना, या विंड एनर्जी के साथ में पावर बनाना, तो ये सब चीज के अंदर भी आई थिंक आगे के समय के अंदर हम अच्छी तरह से ग्रोथ देख रहे हैं। So selective companies within these areas, I think, would be the approach as far as I think we are concerned, to have them in the portfolio. ठीक है देवेन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी आपसे। आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।